नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए बाल विकास से संबंधित टॉप 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हाल ही में सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि यह क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या सामाजिकरण का क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक कारक है? ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, मीडिया, परिवार, विद्यालय, मीडिया, मीडिया, पास पड़ोस। तो याद रखिएगा, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक परिवार होता है। सामाजिकरण का प्राथमिक कारक परिवार होता है और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक विद्यालय होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, परिवार और विद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार दंड और आज्ञा पालन है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, दंड और आज्ञा पालन यह कोहलवर्ग के नैतिक विकास की प्रथम अवस्था पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें दोस्तों 4 से लेकर 10 वर्ष तक के बालक आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है सामाजिक संरचना पर, व्यवहारवाद पर, मनोविश्लेषण, सार्वभौमिकता। तो याद रखिएगा, लेव वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक संरचना पर आधारित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो याद रखिएगा, सहयोगिता पूर्ण अधिगम यह एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा जॉन डेवी ने दी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? ऑप्शन है स्थानिकी संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। तो याद रखिएगा, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह अंतरावैयक्तिक बुद्धि को दर्शाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है? ऑप्शन है छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना या छात्रों को असफल घोषित करना। तो याद रखिएगा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन है अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीकरण, अभिसारी चिंतन। तो याद रखिएगा, अपसारी चिंतन ये सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है। ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है और उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है, तो उस चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो याद रखिएगा, विकास की
प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चलिए सभी प्रश्न ध्यान से देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ऑप्शन है पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक चरण। तो याद रखिएगा कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। पहला है पूर्व पारंपरिक चरण। क्या है? पहला है पूर्व पारंपरिक चरण और दूसरा है पारंपरिक चरण और तीसरा है उत्तर पारंपरिक चरण। यहाँ पर अपारंपरिक चरण ये नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लेव वाइगोस्की। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और इन्होंने कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? ऑप्शन है स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, दृश्यपट पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। ये दोस्तों दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी या फिर लाभदायक नहीं होगी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो शिक्षक निर्देशित हो या सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो या पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो या स्वनिर्देशित हो? तो याद रखिएगा अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, स्वनिर्देशित। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन है लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन लचीला शिक्षा शास्त्र। समावेशी शिक्षा के लिए लचीला शिक्षा शास्त्र जरूरी होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? ऑप्शन है आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ना तो वंशानुगत ना ही पर्यावरणीय कारक। तो याद रखिएगा विकासात्मक परिवर्तन आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन का परिणाम है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? ऑप्शन है प्रतियोगिताओं के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध करके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन साथियों के साथ बातचीत करके। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं या ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं? ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाना केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? ऑप्शन है बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद की सिफारिश करती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है जेंडर पक्षपात,
जेंडर स्थिरता, जेंडर समता या जेंडर समानता। तो याद रखिएगा यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? ऑप्शन है बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से सुनना, रट कर याद रखना। तो याद रखिएगा प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यह दृष्टिकोण बेहतर होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, तो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, या विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना, या संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए। डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या घर की भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? तो याद रखिएगा डिसलेक्सिया ये पढ़ने की कठिनाई से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है इनाम, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा। चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आपको सीटेट एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन है जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्थिरता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? ऑप्शन है प्रतियोगिता, चर्चा और संवाद, वेधन और अभ्यास, दंड। तो याद रखिएगा चर्चा और संवाद। चर्चा और संवाद विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन है विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, यह तो सही है। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, या विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, या विकास की गति व्यक्तिगत होती है। तो याद रखिएगा विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, यह कथन सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। विकास में दोस्तों आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखिएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय
7 से 11 वर्ष होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यह गणितीय गणना की अक्षमता से संबंधित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य मूर्त और अत्यधिक जटिल होता है, या उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है, या अप्रासंगिक होता है, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं होता है। तो याद रखिएगा, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑप्शन है बोरियत, तनाव, जिज्ञासा, भय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, जिज्ञासा। जिज्ञासा दोस्तों ये अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बोरियत, तनाव, भय ये सभी असफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से सीटेट एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।